चलिए कल या लास्ट टाइम जो भी इसमें पढ़ा था, ये चौथा लेसन जिसमें चलवासी पशुचारण का अंतिम दौर में थे हम। और इसमें था क्या ये कि चलवासी पशुचारण की संख्या अब घट रही है। इसका कारण क्या था? इसका कारण का प्रश्न यही बन रहा है कि चलवासी पशुचारण के बारे में आगे तो पढ़ ही चुके हैं, लेकिन अब इनकी संख्या घट रही है। तो इसका कारण इसमें दिया गया है एवं इसके द्वारा उपयोग में लाए गए क्षेत्र की भी कमी हो रही है। चलवासी पशुचारकों की संख्या घट रही है और जो उपयोग में लाई जाने वाली जो एरिया है, क्षेत्र है, वो भी घट रहा है। इसका कारण क्या है, यही यहाँ पर प्रश्न बनता है। और इस प्रश्न को का आप उत्तर देने के लिए दो चीजें दीजिए। एक तो राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण और कई देशों के द्वारा नई बस्तियां बनाना। ऐसा इलाका पड़ा रहता है गांव में, शहर में या शहर के आसपास, जहां पर तो चलवासी पशुचारण अपने पशु वहां पे ग्रेजिंग करा सकते हैं, चरा सकते हैं। लेकिन होता क्या, वहां नई कॉलोनियां बनाई जाती हैं। पहले पेड़ काटते, फिर कॉलोनियां बना दी जाती इधर, तो वहां पर वो एरिया खत्म हो जाता है। राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण यानी जो अपने मैप होता है ना, एक तो फिजिकल मैप होता है, एक पॉलिटिकल मैप में जिला, शहर, राज्य, देश का एक एरिया बना देते हैं और उसका अधिरोपण कर लेते हैं किसी अपने काम में, मतलब अपने क्षेत्र में ले लेते हैं, अधिकार क्षेत्र में। तो वहाँ उनको जाने नहीं देते चलवासी पशुचारण। तो ये दो कारण उसके हो जाते हैं। नेक्स्ट अब है वाणिज्यिक पशुपालन। दूसरा, पहला अब पशुचारण दो तरह से थे। नंबर एक तो था चलवासी, है ना। अब तो उसके बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वो टॉपिक यहाँ से अपना शुरू होता है, इसका पार्ट है वाणिज्य पशुपालन। वाणिज्य का मतलब कॉमर्शियल हो गया। इट मीन्स वहाँ जो भी काम होगा, जो पशु पाले जाएंगे, उनका कोई न कोई कॉमर्शियल काम होगा, चाहे उनकी ऊन प्राप्त करना, मांस, खाल बेचना, खरीदना, ये काम वहाँ उनका मकसद ये। और ये इस मैटर पे क्या होता है, बहुत सारे इनके पास पशु होते हैं और ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है और ज़्यादा ये ट्रेडिंग ज़्यादा होती है। चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुपालन अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान है। हम क्या करेंगे कि फाइनली लास्ट में एक जो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अलग अलग करेंगे। एक पे आपको लिखना है चलवासी पशुचारण, एक पे लिखना है वाणिज्य पशुपालन, और बीच में एक लाइन करके दोनों में अंतर देने हैं कि इसमें दोनों में क्या अंतर है। फिर टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसकी विशेषता इधर लिखनी है, इसकी इधर लिखनी है। तो ये कह रहे हैं कि चलवासी पशुचारण की अपेक्षा इसकी तुलना में ये जो है, ये वाणिज्य पशुपालन है, वो ज्यादा व्यवस्थित है और पूंजी प्रधान है। दो विशेषता तो आ गई कि चलवासी पशुचारण की अपेक्षा या वाणिज्य पशुपालन की दो विशेषता बताओ। ये व्यवस्थित है, पूंजी प्रधान है, मैनेजमेंट अच्छा करना पड़ता है। आपके पास 500 पशु हैं तो आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, 5 आदमी रखने पड़ेंगे, उनके पीने का पानी, खाने का जो व्यवस्था है, रहने का है, उनकी वैक्सीनेशन है, दवाइयाँ हैं, ये चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ये तीसरी विशेषता पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। देखो, व्यवस्थित है, पूंजी प्रधान है, पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है, और ये फार्म स्थायी होते हैं और ये फार्म विशाल क्षेत्र पर फैले होते हैं। पता नहीं कितनी विशेषताएं हैं, आपके कितनी याद रहे। अगर इतनी याद करोगे तो आप 2-3 आप खुद भी लिख सकते हो। बहुत सारी विशेषताएं वाणिज्य पशुपालन की विशेषताएं लिखी। तो ये व्यवस्थित है, पूंजी प्रधान है, पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है, इनके फार्म स्थायी होते हैं, चलवासी नहीं होते हैं। आज यहाँ, कल यहाँ, परसों यहाँ, ऐसा नहीं होता, एक ही जगह होते हैं। विशाल क्षेत्र पर फैले रहते हैं और संपूर्ण क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है। संपूर्ण जो एरिया है उसको छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है। चराई को नियंत्रित करने के लिए इन्हें बाड़, जिसको आप कहते हो फेंसिंग, बाड़ फेंसिंग लगाकर एक दूसरे से अलग किया जाता है। अब चराई को नियंत्रित करने के लिए बीच में बाड़ कर दी जाती है, कुछ पशु इधर कुछ इधर, और चरने के लिए छोड़ देता है, ग्रेजिंग करते रहते हैं। ये भी विशेषता है। जब चराई के कारण एक छोटे क्षेत्र की घास समाप्त हो जाती है तब पशुओं को दूसरे क्षेत्र में ले जाया जाता है। यानी ये चलवासी नहीं है, एक ही इलाके का डिवीजन किया गया है।
चलवासी में दूसरे इलाके में चले जाते, दूसरे राज्य जिले में चले जाते थे। इसमें उसके पहले डिवीजन करके कि पहले अट्ठा चल लो, उसके बाद में दूसरे में आ जाओ। अगर इसमें हो गया उसमें काफ़ी दिन अगर वो ग्रेजिंग करेंगे तो इधर वाले में ज़्यादा कुछ घास वगैरह पैदा हो जाएगा। तब पशुओं को दूसरे छोटे क्षेत्र में ले जाते हैं। वाणिज्य पशुपालन पशुओं की संख्या भी चरागाह की वन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। चरागाह जैसा है, जहाँ पर जो एरिया है उसमें कितनी कैपेसिटी है उसके अनुसार रखी जाती है। ये विशेषता भी आप देख सकते हैं। ये एक विशिष्ट प्रकार की गतिविधि है, इधर वाला है ये, जिसमें एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। वाणिज्य में क्या होता है, एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। प्रमुख पशुओं में भेड़, बकरी, गाय, बैल, घोड़े, इनमें से प्राप्त मांस। और इधर कौन रह गया, ये तो पढ़ लिया क्या, ये पढ़ा था हमने। चलिए, इनमें मांस, खाल एवं ऊन, इनका ये चलवासी पशु चारण क्षेत्र आया है। ये हमने पहले पढ़ लिया था। वैज्ञानिक ढंग से संपादित किया जाता है इसको। हाँ ठीक है, सुन लिया तो। अलास्का के उत्तरी प्रदेशों में, अलास्का कहाँ है बता सकते हो? हाँ, कौन से देश के अंडर में? जोर से बोलो। हाँ, यूएसए के अंडर में। पहले किसके अंडर में था? रूस ने अमेरिका को बेच दिया था। उसका उत्तरी भाग में रेंडियर पाले जाते प्रदेशों में। रेंडियर पालन, जहां कुल भंडार का लगभग 2/3 अधिकांश एस्किमो जनजाति रहती है, वो करती है। अब ऊपर वाला जो हम पढ़ते थे, जो वाणिज्य पशु को वैज्ञानिक ढंग से संचालित होता है, जो मांस वगैरह जो भी खाद्य पदार्थ उनके बनते हैं, खाल, ऊन, वो वैज्ञानिक ढंग से उनको संसाधित यानी शोधित करके उसको डिब्बाबंद करके विश्व के बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है। पशु फार्म में पशुधन पालन वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। इसमें मुख्य ध्यान क्या करते हैं, ये भी आपको सावधानी भी पूछी जा सकती है कि वाणिज्य जो पशुपालन है उसमें क्या ध्यान रखते हैं। पशुपालन में पशुपालन का विज्ञान, तो उनका वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। इसमें मुख्य है प्रजनन पर ध्यान दिया जाता है, जननिक सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण है, और उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है। उनके लिए डॉक्टर भी होता है, उनके लिए खाने की विशेष मटेरियल जिसमें कैल्शियम वगैरह की पूर्तियाँ होती हैं। तो ये चीज़ें का वहाँ पर ध्यान रखा जाता है। विश्व में अब आपको जगह भी पूछी जा सकती है भाई। हमारा ये टॉपिक खत्म होने जा रहा है, वाणिज्य पशुपालन खत्म होने जा रहा है, हाँ। तो उसमें क्या है, विश्व में तो न्यूजीलैंड कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया से नीचे कहाँ है? अर्जेंटीना, यूरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर हाँ उत्तरी अमेरिका, वहाँ पर इनका पशुपालन सबसे ज़्यादा किया जाता था। अब क्या होगा, आपको वाणिज्य पशुपालन बताया जाएगा, पूछा जाएगा, तो आप उसके बारे में बताइए। फिर उनकी सारी विशेषताएं, ये स्थायी होते हैं, वैज्ञानिक तरीके से होते हैं, और बड़े क्षेत्र में डिवीजन करके इनको वो उनके चरने की व्यवस्था करी जाती है। जितनी विशेषताएं आप लिख सकते हो वो लिखो। उसके बाद में उनसे क्या उत्पाद कहाँ बेचे जाते हैं, वो उनका सावधानियाँ क्या रखी जाती हैं, डॉक्टर सुविधाएं, ये प्रजनन संबंधी, जनन संबंधी, ये दवाइयाँ, वैक्सीनेशन करते हैं, और कहाँ वो एरिया है, वो एरिया। ये 4-5 अगर पॉइंट बना के आप लिखते हो तो आपका उत्तर बड़ा अच्छा होता है, और एकदम सही और पूरे नंबर आपको मिलते हैं। ठीक है, अब ये पशुचारण हो गया, है ना? पशुचारण हो गया, तब क्या आगे? अब आगे कृषि। कृषि बहुत प्रकार की होती है ना? आदिमकालीन, और एक कृषि जिसके बहुत सारे नाम होते हैं,
दहन, कर्तन, झूम, कौन सी होती है? कौन सी होती है? स्थानांतरित कृषि। कौन सी होती है? ये नहीं पढ़ा आपने? स्थानांतरित कृषि। दहन भी कहते हैं, कर्तन भी कहते हैं, जला के पेड़ पौधों को जला के वहाँ खेती करते, फिर 2-3 साल बाद छोड़ देते, इस तरह से होता है, जोबिंग बोलते हैं। एक थारे गाँव में भी हुआ है। थारे गाँव की कृषि की विशेषता है, हाँ, कीटनाशक फुल एकदम। चलिए, हाँ होती है, पैदावार अच्छी होती है, पर वो स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा ठीक नहीं लगता है। आजकल सारे लोग करने लग गए। ओके, कृषि है। कृषि में देखिए, विश्व में पाए जाने वाली भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती है। विश्व में जो भी भौतिक दशाएं, किस तरह की जमीन भूमि है, सामाजिक किस तरह के लोग रहते हैं उनका, और आर्थिक स्तर क्या है, और इसके अलावा जो कृषि के जो नवाचार हैं वो, और वहाँ का क्लाइमेट, जलवायु, वो भी कृषि को प्रभावित करता है। इसी प्रभाव के कारण विभिन्न कृषि प्रणालियाँ देखी जाती है। कृषि विभिन्न प्रकार के फसलों में बोए जाना, पशुपालन विभिन्न कृषि विधियों पर आधारित होता है, और मुख्य प्रणालियाँ निम्नलिखित हैं। पहला है निर्वाह कृषि। इसमें से बड़ा प्रश्न आता है, इस लेसन में से बड़ा प्रश्न आता है। मैंने लिस्ट बनाई हुई है कि कौन से लेसन में से बड़े प्रश्न आएंगे, कौन से में से छोटे आएंगे, कौन से में से ऑप्शन वाले ऑब्जेक्टिव टाइप ABCD ऐसे वाले आएंगे। सारों का लिस्ट बना रखा है, आपको दे दिया जाएगा। इसमें से बड़ा प्रश्न आएगा, छोटा भी आ सकता है ना। अब क्योंकि कोई भी कृषि, सारी कृषि पूछा, निर्वाह कृषि क्या होती है? इस प्रकार की कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग उपयोग करते हैं। इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला काम बड़ा टफ है, इसको नॉर्मल लेके बच्चों को इनकी व्याख्या भी नहीं है करनी आती, इनको बारे में बता भी नहीं सकते, और इनको ये भी नहीं बता सकते कि ये होती क्या है, यानी इसकी परिभाषा भी नहीं बता सकते। निर्वाह कृषि का मतलब वो कृषि जिससे आपका सिर्फ निर्वाह हो रहा है। निर्वाह का मतलब खाना पीना रहना, ये काम आपका हो रहा है, ये उसको समझा रही है। क्या नाम है तेरा? हाँ, और उसका? मोनिका। ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम खराब हो जाएगा ना, बाद में कर लेंगे। ये निर्वाह कृषि वो कृषि जिसमें रहने वाले लोग खेती करने में, इस प्रकार के कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग उपयोग करते हैं। जो लोग खेती करते हैं वो सारे उत्पाद का खुद ही उपयोग कर लेते हैं या लगभग उपयोग कर लेते हैं। थोड़ा बहुत अगर कोई विनिमय करते हैं तो दूसरा सामान, कपड़े वगैरह लाने के लिए उसको बेच देते, उतना काम कर लेते हैं। इसका मतलब सिर्फ उनका जीवन बसर होता है, जीवन निर्वाह होता है। निर्वाह कृषि 2 तरह की, कितने तरह की होती है? आपको पहले निर्वाह कृषि की विशेषता, डेफिनेशन व्याख्या करनी है, लिखना है, फिर इनके दोनों भागों के नाम लिखना है। पहला है आदिम कालीन निर्वाह कृषि। आदिम बहुत पुराने जमाने में, प्राचीन काल कैसे होती थी? आदिम कालीन निर्वाह कृषि अथवा स्थानांतरणशील कृषि कार्य उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। अगर पढ़ने के लिए आपको, तेरे से कह रहा हूं, आप जब पढ़ रहे हो, इसको भी कह रहा हूं, तेरे को भी कह रहा हूं, आप जब पढ़ रहे हो और पैराग्राफ में अच्छे डाटाज आपको मिल जाते हैं तो आपको वहीं खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास याद करने के लिए और लिखने के लिए बहुत अच्छा मैटर मिल गया आपको। यहाँ मेरे को भी मिला, क्या मिला कि आदिमकालीन जो कृषि है, निर्वाह कृषि है, अथवा इसका दूसरा नाम क्या है? स्थानांतरणशील। स्थानांतरणशील कृषि है। ये कहाँ की जाती है भाई? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है कहाँ? कहाँ है? अरे बताओ, सुनना चाहिए ना इसमें। भूमध्य रेखा के आसपास वहां पर होती है ये। तो आप इसमें, इस क्षेत्र में आदिकालीन जो कृषि है उसके अंदर आप ऐसा लिख सकते हो।
अब एक चीज बीच के अंदर अपन को और डिस्कस करनी पड़ेगी, है ना। हमने पहले यहाँ आना चाहिए था, जब हम वाणिज्य पशुपालन पढ़ रहे थे ना, तब हमें इस मैप पे आ जाना चाहिए था। अब ये नीचे आ गया तो इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, है ना। एक बार ये वाणिज्य पशुपालन कहाँ हो रहा है, देखिए एक तो ये इलाका है, ये लो नाम तो जो बुक में दिए हुए ना वो लिखना, अगर मैप में प्रयोग करना आ जाए तो मध्य ऑस्ट्रेलिया कर देना, ऊपर नीचे थोड़ा छोड़ देना, ऑस्ट्रेलिया हो गया। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, वाणिज्य कृषि। ब्राजील के अंदर ऐसा कहते हैं कि कई किसान ऐसे हैं जिनके पास, एक किसान के पास लाखों जानवर है, मवेशी, ठीक है। उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिण अफ्रीका को छोड़ के उसके ऊपर का हिस्सा, हाँ, और ये इलाका है, ये अर्जेंटीना और थोड़ा ब्राजील। अर्जेंटीना ज्यादा, अर्जेंटीना वो माराडोना फुटबॉल खेलता था, माराडोना नहीं, डिएगो माराडोना था, पुराना था अर्जेंटीना का, बहुत अच्छा प्लेयर। और ये इलाका यहाँ का तो आपको पता ही है, यहाँ के उसको उठा के ले गया ट्रंप, वेनेजुएला, इसके राष्ट्रपति को ट्रंप उठा के ले गया। वेनेजुएला के आसपास का इलाका है। और ये जो है इसको आप कह सकते हो मध्य एशिया, ठीक है। चलो इसको खत्म करके वापस अपने उसी टॉपिक पे आ जाते हैं। कृषि के जो 2 प्रकार थे, इस मैप को बाद में देखेंगे ना। कृषि क्या होती है आदिमकालीन, लोग खुद अपने निर्वाह में, तो पहले आदिमकालीन निर्वाह कृषि, आदिमकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। कृषि के 2 प्रकार, आदिम कृषि के 2 प्रकार। पहला तो आदिमकालीन निर्वाह कृषि और दूसरी गहन निर्वाह कृषि। इसमें ये लोग कृषि करते हैं, इसका क्षेत्र क्या है, अफ्रीका, दक्षिण और मध्य अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग, दक्षिण और मध्य अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका तो नीचे वाला, मध्य अमेरिका का जो बीच से पनामा निकलती है, उसके आसपास के जो मेक्सिको के आसपास का इलाका है वहां, और दक्षिणी पूर्वी एशिया, एशिया का कौन सा इलाका, नीचे वाला और पूर्वी वाला इलाका, ये इलाका दक्षिण पूर्वी एशिया। इन क्षेत्र में क्या किया जाता है, वनस्पति को जला दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वनस्पति को जला दिया जाता है ना। वनस्पति को क्या किया जाता है, जला दिया जाता है। एवं जली हुई राख की परत है वो उर्वरकता का कार्य करती है। हम कई बार पौधों में राख डालते हैं ना, पौधों के अंदर राख डालते हैं, वो उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है, उपजाऊपन बढ़ जाता है भूमि का। तो वो लोग क्या करते थे, खेत में आग लगा देते थे, फिर उसकी वो राख होती थी, वो परत होती थी, वो उपजाऊपन होती थी। इस प्रकार स्थानांतरणशील कृषि कर्तन दहन कृषि भी कहलाती है। कर्तन दहन किसे कहते हैं, स्थानांतरणशील कृषि को कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसमें बोए गए खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं। एक अलग विशेषता है, बोए गए खेत कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। खेती भी पुराने औजार जैसे लकड़ी, कुदाली, फावड़े द्वारा की जाती है। अलग विशेषता है, जला के राख बढ़ा लेते हैं उसका, और पुराने औजारों को पुरानी पद्धति और पुराने औजारों को काम में लेते हैं। खेत का आकार बड़ा होता है, बड़ा होता है क्या, छोटा होता है, सही है। कुछ समय पश्चात अब उसके बाद क्या करते हैं, 3 से 5 वर्ष तक जब मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो जाता है, तब कृषक नए क्षेत्र में जाते हैं और वहां आग लगाते हैं और फिर वहां खेती करते हैं। इतने दिनों तक 3-4 साल दूसरी जगह खेती करते हैं, तो वो पहले वाली जगह पड़ी रहती है ऐसे ही बंजर। उस स्थान से इस स्थान पर आगे खेती करने के लिए, इसलिए इसको स्थानांतरित खेती कहते हैं। ठीक है, आगे ना यहाँ पे अब कृषक नए क्षेत्र से भूमि तैयार करता है, कुछ समय पश्चात कृषक वापस पहले वाले, और फिर 5 साल तक, 3 से 5 साल तक खेती करता है। ये भी आप विशेषता लिख सकते हो इनकी। ये आदिमकालीन निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि, कर्तन कृषि, दहन कृषि,
इसकी अगर विशेषताएं पूछे तो आप ये भी बता सकते हैं कि ये खेती एक जगह पर 3 से 5 साल तक की जाती है, फिर वो वापस पहले वाले जगह चले जाता है और फिर वो उसका उपजाऊ पर बढ़ जाता है। ठीक है, इस प्रकार इस कृषि कार्य में सबसे बड़ी समस्या क्या है भाई? अब बात अपनी इतने कर रहे हैं तो समस्या की बात तो करनी पड़ेगी ना। तो समस्या क्या है? इस क्षेत्र में भूमि की उर्वरकता कम हो जाती है, जिससे झूम का चक्कर आग लगाकर कृषि क्षेत्र तैयार करना छोटा हो जाता है। किताब के अनुसार समस्या लिखनी पड़ेगी। समस्या पूछेगा तो बोर्ड की जो आंसर की आती है उसके अंदर पेज नंबर लिखा होगा कि इतने नंबर पेज पर ये उत्तर है, वो बच्चे ने लिखा है तो सही करो। आंसर की में आएगा कि स्थानांतरित कृषि की समस्याएं बताइए, और प्रश्न जब बोर्ड आंसर की उत्तर तालिका बनाता है तो इसका पेज नंबर कितना है? 34। पेज नंबर 34 पे इसका उत्तर, और ये लिख देगा इसमें भूमि की उर्वरकता कम हो जाती है, झूम चक्कर जो आग लगा के तैयार करता है इससे वो एरिया है वो छोटा हो जाता है। झूम चक्कर क्या है? इसको जूमिंग भी कहते हैं। जूमिंग क्यों कहते हैं? जूमिंग, घूमिंग, झूम 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 कौन यार झूम? कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, खेती कभी इधर कभी इधर, है ना? तो ये झूम चक्कर हो गया खेती करने का, एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर, तो ये क्या हो गया? घूमने का चक्कर हो गया, तो इसको झूमिंग कहते हैं। तो ये झूम चक्कर भी छोटा हो जाता है। छोटा कैसे हो जाता है? इनकी उर्वरकता खत्म हो जाती है। ये समस्या होगी। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में से अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछ लिया हुआ। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है ना? अब इसके नाम सुनिए, और ये नाम परीक्षा में जरूर आएंगे। जाना जाता है भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसे क्या कहते हैं? जूमिंग। भारत के उत्तरी और पूर्वी राज्य कौन से भाई? सीधा उत्तर वो, और पूर्वी और उत्तरी पूर्वी और इनके बीच के अंदर का इलाका है, दोनों के उत्तर और पूर्वी बीच का। वहां पर इसको क्या कहते हैं? जूमिंग। मध्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बीच में मध्य अमेरिका, मेक्सिको वगैरह जो सिटी है, पनामा वगैरह जो सिटी है, वहां पर उसको ये मध्य अमेरिका में मेक्सिको में मिल्पा, मैं मध्य अमेरिका में, मेक्सिको में, मिल्पा में। मध्य अमेरिका मेक्सिको में क्या कहते हैं? मिल्पा। और मलेशिया और इंडोनेशिया में लादांग। ये प्रश्न 2024 में आया था। मलेशिया और इंडोनेशिया में क्या कहते हैं? पर लिखना है आपको, ये लिस्ट बना के। लादांग कहा जाता है। मैंने भी शॉर्ट बनाए हुए हैं, अगर आपको ढूंढने में दिक्कत हो तो शॉर्ट देख लेना, उसके अंदर लिस्ट बनाई हुई है, उसमें मिल जाएगा। लादांग का आप ऐसे अन्य क्षेत्रों का पता लगाए जहां इस प्रकार की कृषि की जाती है, उसका पता हम नहीं लगाएंगे। चलिए